गुड आफ्टरनून। संदीप, ये पूरा जो नैरेटिव था कि इन्फ्लेशन शायद, ग्लोबल इन्फ्लेशन शायद पीक आउट होने वाला है, वो तो पूरा एक तरीके से हिला के रख दिया गया इस समय, और एक भयंकर ग्लोबल रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट आ गया है। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं यील्ड्स का भाग जाना, डॉलर इंडेक्स का एक ऑलमोस्ट 114 थोड़ा नीचे आई है, बट पता नहीं सस्टेनेबल है या नहीं फॉल? या अजय, तो मैं ये कहूंगा कि जो रिस्क ऑफ ट्रेड है उसके कई कारण हैं, और सबसे बड़ा कारण जैसे आपने कहा, जो इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर जाना है। तो जब बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं, वो इकोनॉमिक एनालिसिस करते नहीं है, उनको वो लेवल्स देख के आप ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो लेवल्स वगैरह की सिग्निफिकेंस नहीं रह जाती जब बहुत बड़े मैक्रो इवेंट्स होते हैं। तो मैं कहूंगा कि हम लोग एक बहुत बड़े मैक्रो इवेंट के थ्रू गुजर रहे हैं एक तरह से, जहाँ पे जो इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, वो पहली बार आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है 1980 के दशक के बाद। और उसमें अब जो सेंट्रल बैंक है वो कह रहे हैं हम कुछ भी करके पहले इन्फ्लेशन नीचे लाएंगे, ग्रोथ हो गया, स्टॉक मार्केट, किसी का उनको कुछ फिक्र नहीं है। तो इस सिनारियो में हमें थोड़ा सतर्क रह के आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक स्टेज पे पीक ऑफ होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यूएस जैसी कंट्री में 8% इन्फ्लेशन ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, और कुछ कमोडिटी प्राइसेस वगैरह भी नीचे आए हैं, तो कुछ असर जरूर होगा इन्फ्लेशन पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहेंगे और लंबी अवधि के लिए ऊपर रहेंगे। उसका इम्पैक्ट ग्रोथ, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हर चीज पे होगा। ये एक सिनारियो में हमें ऑपरेट करना है अगले एक साल, मेरे ख्याल से एक हो सकता है 2 साल के लिए भी। तो इसमें स्टॉक मार्केट रिटर्न्स मॉडरेट होंगे, हमें मौके ढूंढने पड़ेंगे, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आएगा तब आप खरीदेंगे। ऊपर जाने पे हमेशा बेचना भी पड़े, क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल्स पे मार्केट जाने के चांसेस कम है। संदीप, मैं ये बात तो हो गई मैक्रो को लेके, लेकिन जी हाँ, आपने सही कहा कि कई बार ट्रेडर्स मोमेंटम चेज करते हैं और चार्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। शायद जितनी अहमियत मैक्रो रीडिंग और इंडिकेटर्स को भी देनी चाहिए, शायद उतनी देते नहीं हैं। लेकिन मैं एक डेटा देख रहा था कि जो निफ्टी की ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग्स हैं, वो जून लोज में 19 टाइम पे बॉटम हुई थी। अभी भी हम करीब करीब 20 साढ़े 19 पे आ गए हैं, क्योंकि ट्रेलिंग लोग बोलते हैं वो रिपोर्टेड ईपीएस के ऊपर बनती है, वो फोरकास्टेड ईपीएस तो है नहीं। उम्मीद, क्योंकि उम्मीद के आए नहीं आए, क्या आप उसको कुछ तवज्जो देंगे? नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज अजय होती है कि आगे प्रॉफिट ग्रोथ क्या होगा। तो एक उम्मीद थी जब इंटरेस्ट रेट नीचे थे कि अर्निंग ग्रोथ एक पर्टिकुलर लेवल का होगा। अभी अगर यूएस में रिसेशन आती है तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का अर्निंग ग्रोथ कम होगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ पे असर आएगा। तो इन दोनों चीजों को फैक्टर इन करेंगे तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो अर्निंग डाउनग्रेड होने की चांस ज्यादा है रादर देन अर्निंग अपग्रेड। और डाउनग्रेड साइकिल में टिपिकली मार्केट अच्छा नहीं करता। तो ये एक चीज है। दूसरा, वर्ल्ड इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स अगर आप देखिए तो वो 8 टाइम प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। हम लोग 19 टाइम पे हैं, या 18-20, जो भी आप एजम्पशन लें उस पे। हमारा प्रीमियम एक तरह से मल्टी डेकेड हाई पे पहुंच गया है। उसके कई कारण हैं। ग्रोथ हमारा अच्छा है, जो कि अच्छी चीज है, जो एक प्रीमियम को सस्टेन करेगा। डोमेस्टिक फ्लोज बहुत स्ट्रांग रहे हैं, उन्होंने मार्केट को सस्टेन किया है। लेकिन ये सब फैक्टर्स एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर में भी एक रिस्क ऑफ सिनेरियो रहने के चांस काफी हैं। और अक्टूबर में अगर अच्छी खासी बिकवाली आती है मार्केट में, तो अक्टूबर में हो सकता है कि एक हमें मल्टी मंथ बॉटम मिल जाए। वो फाइनल बॉटम होगा या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक मल्टी मंथ बॉटम बनने के चांस काफी है। ये स्टेटमेंट आपका और चिंताएं पैदा कर रहा है, और ऑफ कोर्स यू आर राइट, क्योंकि बुल्स जो है वो बैकफुट पर चले गए हैं। इस वक्त करेंसी देखें, लोअर ट्रेंड्स यहाँ पर दिखे हैं, डॉलर में स्ट्रेंथ आई है जिसका सीधा असर करेंसी पर पड़ता हुआ देखने को मिला है। ग्लूमी एनवायरनमेंट इस वक्त नजर आ रहा है। ऐसे में फिर स्ट्रैटेजी बनाई क्या जाए, क्योंकि अमूमन जब कमजोरी बाजार में होती है एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एंट्री लेवल्स ढूंढे जाएं, लेकिन इस वक्त एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आपाधापी में कहीं भी एंट्री ना लें। कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जो कि अच्छे हैं, या फिर एंट्री लेने के बारे में एटलीस्ट सोचा जा सकता है इस वक्त?
देखिए इस बार के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि क्योंकि अभी तक मार्केट जो है वो एक उम्मीद पे चला है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट तक भी ये हम कहते थे कि ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, तो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर डेल्टा वेव था तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपनीज की कमेंट्री कुछ भी थी, आपको विश्वास करना पड़ रहा था। ये पहला क्वार्टर होगा जिसपे आप एक्चुअली कंपैरिजन लाइक टू लाइक जैसे कहते हैं कि हो पाएगा, नॉर्मल वर्सेस नॉर्मल। तो रिजल्ट्स पे मुझे लगता है बहुत डिपेंड करेगा इस क्वार्टर में कि कैसे रिजल्ट आते हैं उम्मीद के मुकाबले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस क्या उम्मीद थी और उसके मुकाबले क्या रिजल्ट आया उस पर ज़्यादा चलते हैं। डिफेंसिव मार्केट होगा, डिफेंसिव में मुझे लगता है फार्मा अंडर ओन सेक्टर है, तो फार्मा में एक मूव आएगा। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कुछ मूव एलोकेशन लोगों के फार्मा की तरफ बढ़े हैं, मुझे लगता है कि ये और थोड़ा बढ़ सकता है। कंज्यूमर साइड कंज्यूमर स्टॉक्स भी एक तरह से नॉर्मली डिफेंसिव माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हुए हैं तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो गिरेंगे शायद नहीं इतना, लेकिन ज़्यादा चढ़ने की उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस चीज़ में हिस्टोरिकल एनालिसिस देख के कि अक्टूबर में एक अच्छा मौका आएगा खरीदने को, और उस समय हो सकता है कि और सेक्टर्स में भी जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाए। गुड आफ्टरनून संदीप। ये इनफैक्ट एक बार पहले भी बात हुई थी और इस पर एक ये व्यू तो निकल कर आ रहा था कि Q1 की अर्निंग्स तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी, चाहे आप इंडियन मार्केट्स की बात करें, यूएस मार्केट्स की बात करें, लेकिन जो स्लो डाउन का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा वो Q3 में दिखना शुरू होगा। तो ये क्या माना जाए Q2 में, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन ब्रांड्स को ही देखें, उन्होंने प्राइस हाइक भी लिए और साथ ही उनके लिए प्राइस हाइक लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ, तो वहां पर सरप्राइजिंग रहा उनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स। लेकिन अब धीरे धीरे आपको Q2 में, Q3 में आपको लगता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का इम्पैक्ट अब शायद दिखने लग जाएगा अर्निंग्स में? देखिए एक हमारे इंडिया में एक फायदा ये है कि इन्फ्लेशन उतना नहीं रहा जितना ग्लोबली रहा, क्योंकि हालांकि 7% इन्फ्लेशन भी कम नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमी 5-7% पे ग्रो कर रही है उसमें 7% फिर भी ऑब्जॉर्व हो जाता है। वेस्टर्न इकोनॉमीज 1-2%, 3% पे ग्रो करती हैं, वहाँ पे 8-9% इन्फ्लेशन एक्चुअली किल कर देता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एक तरह से हम लोग जरूर थोड़े फायदे में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में हम लोग देखेंगे कि कुछ असर होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर गए हैं और अर्बन साइड पे कंजम्पशन पे कंसर्न हैं। काफ़ी कंपनीज काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दे रही हैं कि फेस्टिवल सीजन अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग हर साल देते हैं कमेंट्री। एक्चुअल नंबर जब आते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या हुआ। तो मैं कहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के रिजल्ट्स। नॉर्मली रिजल्ट्स जितने इम्पोर्टेंट रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे इस बार। ओके, ट्रेडर, मीडियम टर्म ट्रेडर जो 3 से 6 महीने एक्टिविटी करता है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 1-2 साल प्लस का व्यू लेता है, दोनों का अप्रोच इस करेक्टिव फेज में भी अलग अलग होना चाहिए। आप क्या एडवाइस रखेंगे? मिड कैप, स्मॉल कैप या हाई बीटा से दूर रहें, इस समय एक्टिविटी कम कर दें, जो 1-2 साल वाले हैं उनको कौन से एरियाज में पोजीशन बिल्ड करें, कुछ बता के जाएं, क्योंकि काफ़ी बड़ा तबका इस सडन फॉल को समझ नहीं पाया, संभाल नहीं पाया अपना पोर्टफोलियो, और आपके तजुर्बे से मदद लेना चाहेगा। देखिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको अगर चाहे नुकसान भी हो रहा है, उनको नुकसान लेके मार्केट में थोड़ी अपनी पोजीशंस कम करनी चाहिए। अब डिपेंड करता है, अलग अलग का अलग नेटवर्क होता है, आप अपने आप को कितना लीवरेज कर रहे हैं, तो सबके लिए सेम एडवाइस नहीं चलती, लेकिन ब्रॉडली मैं कहूँगा कि थोड़ी एक्टिविटी कम करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स या फिर जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से लिंक कंपनीज हैं या इवन कंजम्पशन कंपनीज हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए इस करेक्शन में। ग्लोबली लिंक कंपनीज में मुझे लगता है अभी भी प्रॉब्लम रहेगी। जो कमोडिटी कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वहाँ पे अभी भी मैं कहूँगा कि डाउन साइड अच्छा खासा हो सकता है। बिल्कुल संदीप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना मैक्रो आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस वक्त संदीप सब्रवाल हमारे साथ जुड़े। बाजार में इस वक्त तो सिचुएशन नज़र आ रही है, Q2 के नंबर्स, इनफैक्ट रिजल्ट सीजन जब शुरू होगा एक इम्पैक्ट आता दिख सकता है, ये अनुमान। और साथ ही आने वाला महीना ऑफकोर्स एक्सपेक्ट हम यही करके चल सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी आज जब कटेंगी सितंबर सीरीज़ के बाद, जब नई सीरीज़ की शुरुआत होती दिखेगी, तो एक पॉजिटिव
अप मूव आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन को अगर देखेंगे बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है और निफ्टी की पोजीशन भी अगर आप देखें तो हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली का दौर, बिकवाली का दबाव लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है।